अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। जी बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 12 का सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट के अंदर बेटा हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की थी। बायोलॉजिकल मेथड है क्या और उसके चंद एक जो बेसिक स्टेप्स थे, पहले एक दो स्टेप्स, उनके हवाले से बात की थी। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशंस की टाइप्स कौन सी होती हैं, ऑब्जर्वेशन की कैसे जाती हैं, किन ऑर्गन्स के जरिए की जाती हैं, कौन सी सेंसेस के जरिए की जाती हैं, और उनसे मिलने वाला जो डाटा होगा उनको ऑर्गेनाइज कैसे करके स्टेटमेंट क्या बनाई जाती है, जो कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन थी। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, इसमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस बनाने के डिफरेंट वेज, किस तरह से उसको लिखा जाता है हाइपोथेसिस को, उसके डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं, और उसके अलावा इससे थ्योरी और लॉ की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये आज का हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का बेटा। हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा हाइपोथेसिस। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी कि हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन कैसे होती है, उसको लिखने के डिफरेंट वेज कौन से हैं। तो हेडिंग हमारी बेटा होगी आज की, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है बेटा, लेक्चर नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 है ये। अब इसके अंदर जो हमारी हेडिंग है, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है बेटा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है क्या, इसको बनाया कैसे जाता है, पहले तो हाइपोथेसिस को मैं दोबारा से डिफाइन कर देता हूं बेटा। हाइपोथेसिस बेटा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि गिवन बाय द बायोलॉजिस्ट। कौन सी स्टेटमेंट है, कैसे स्टेटमेंट है, ये एक बेटा टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है जो कि साइंटिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्वेशन से जो भी उसने देखा, जो भी उसने सुना, जो भी उसने चखा, जो भी उसको फील हुआ टच करने के अलावा, टच करने के बाद, तो सारे के सारे जो डाटा होगा उसको एक समझ लेके स्टेटमेंट की फॉर्म में उसने लिख दिए। अब वो जो स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है बेटा, हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। अब जो भी आपने सुना, जो भी देखा, उसमें कुछ एडिशन करके अपनी तरफ से आप लोगों ने उसको लिखना कैसे, अब वो जो लिखने का तरीका का है, उसके दो मेथड्स अभी पढ़ेंगे, और उसके अलावा उसके जो वेज हैं डिफरेंट, वो कौन कौन से हैं, उसमें कोई आइडियाज वगैरह और आप लोग लेके आना चाह रहे हैं, ताकि लोग जो हैं, ताकि अदर जो साइंटिस्ट हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। आप लोगों की जो हाइपोथेसिस है इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बाकी अदर पीपल भी उसके अंदर क्या हो जाएं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में बेटा दो मेथड पहले तो हम लोग देखेंगे। वो दो मेथड्स हैं कौन कौन से। पहला जो है बेटा मेथड हम लोग कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग है क्या, डिडक्टिव रीजनिंग हम लोग कहते हैं बेटा जब कोई भी किसी भी इंसान ने अपनी कोई बात बतानी है किसी को भी, या अपनी ख्वाहिशात बतानी होती हैं, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत एडिशन करना पड़ते हैं। जैसे सपोज एक सिंपल से एग्जांपल ले लें, हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से कोई बात मनवानी है, हम लोग कोई उनसे चीज लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, उस बात को कहने का अंदाज हमारा क्या होता है, या तो हम लोग बाकियों की पहले बात करते हैं कि बाबा जाने मैंने मोबाइल लेना है, मेरे भाइयों ने भी तो लिया, वो मैंने भी लेना है। अब पहले आप लोग जनरल बात करेंगे, फिर अपने बारे में बात करेंगे, या फिर क्या होता है पहले अपने बारे में बात की जाएगी, फिर जनरल आप लोग बात करेंगे। तो ये एक हाइपोथेसिस बताने का या लिखने का एक तरीकाकार होगा, जिसके जरिए आप लोग अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन होगी इसको दूसरों तक इजीली पहुंचा देंगे। तो पहला जो है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में होता क्या है बेटा, डिडक्टिव रीजनिंग में जर्नल टू स्पेसिफिक बात की जाती है। पहले जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में कोई जर्नल स्टेटमेंट आप लोग दोगे, और फिर उसके बाद अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन है, खास ऑब्जर्वेशन, उसको आप लोग लिख दोगे। तो ये किस तरफ से, ये मूव्स फ्रॉम, इट मूव्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक ये मूव करता है। अब जैसे सपोज एग्जांपल दे अगर हम लोग, तो एग्जांपल जो आपकी बुक के ऊपर उसने दी हुई है बेटा, वो क्या है, उसमें अगर हम लोग बात करें सबसे पहले
कि जितने भी बर्ड्स हैं उन सभी के विंग्स होते हैं। अब स्पैरोज भी बर्ड्स हैं तो उनके भी बेटा क्या होंगे, विंग्स ही होंगे। तो ये एक पहले जनरल स्टेटमेंट बताया, फिर उसके बाद स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ आ गया। ऑल द बर्ड्स हैविंग विंग्स, उन सभी के क्या हैं, विंग्स हैं। ये पहली स्टेटमेंट हो गई जो कि जनरल स्टेटमेंट है। देन हम लोग क्या कहेंगे, स्पैरोज भी बर्ड्स हैं, स्पैरोज आर बर्ड्स आल्सो हैव विंग्स, उनके भी बेटा क्या होंगे, उनके भी विंग्स होंगे। तो पहले हम लोगों ने क्या बात की, पहले ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये थी जनरल बेटा, और जिसको मैंने रेड से लिखा है वो क्या है, वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, उसके बारे से बात की जा रही है। तो ये एक मेथड होगा डिडक्टिव रीजनिंग का। उसके अलावा सेकंड वन जो बेटा मेथड होगा इसका वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग बेटा हम लोग बिल्कुल इसके उल्ट, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ी हम लोगों ने उसमें जनरल टू स्पेसिफिक बात की गई है, लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें स्पेसिफिक टू जनरल हम लोगों ने बात करनी है। मतलब किसी भी पहले इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल से स्पेसिफिक से जनरल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल स्टेटमेंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब जैसे सपोज ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट्स हम लोगों ने लिखी हैं उसी को अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगी बेटा, इंडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि स्पैरोज आर बर्ड्स हैविंग विंग्स, उनके पास क्या है, उनके पास विंग्स हैं। सो ऑल अदर बर्ड्स आल्सो हैव विंग्स, उनके पास भी बेटा क्या है, विंग्स है। तो पहले हम लोगों ने बेटा क्या बात की, पहले हम लोगों ने एक स्पेसिफिक बात कर दी, फिर उसके बाद कोई जनरल बात की। तो ऐसी जो स्टेटमेंट बताने का तरीकाकार होगा, जो मेथड बेटा होगा हाइपोथेसिस को बताने का, हाइपोथेसिस को लिखने का, वो कौन सा होगा बेटा, इंडक्टिव रीजनिंग हम लोग कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक और भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, आपकी बुक के ऊपर भी लिखे हुए फोटोसिंथेसिस के हवाले से। प्लांट्स बेटा क्या काम करते हैं, अब प्लांट्स को चाहिए वाटर भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्लोरोफिल उसकी बॉडी में मौजूद है। अब ये सारी चीजें जनरली उसको सारी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक एक चीज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे सपोज सनलाइट है, अब सनलाइट अगर उसको ना दी जाए तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है या फोटोसिंथेसिस जो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो पहले हम लोगों ने जनरल सभी चीजों के हवाले से बात की जो उसको रिक्वायर है फोटोसिंथेसिस के लिए। बाद में फिर हम लोगों ने एक स्पेसिफिक चीज की बात करी, एक स्पेसिफिक फैक्टर की बात कर ली जो कि सनलाइट है। अगर हम लोग उसको अंधेरे में रख दें तो क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, वो ग्लूकोज नहीं बनाएगा। और ये तो होगी पहले जनरल बात की, फिर स्पेसिफिक बात की, ये होगी डिडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा, इंडक्टिव रीजनिंग में हम लोग कहेंगे कि किसी एक स्पेसिफिक फैक्टर की बात करेंगे पहले कि ये फैक्टर उसको जरूरी चाहिए, किस लिए चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या किस में हेल्प कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कहेंगे कि वो कैल्विन साइकिल में एडिशन होती है उसकी और डायरेक्टली ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें सनलाइट, वो क्या लाइट रिएक्शन में हेल्प कर रही है, लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होती है। तो पहले हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे, फिर सारे जनरल बात कर लेंगे। तो ये बेटा दो मेथड जिसके जरिए हम लोग हाइपोथेसिस को लिख सकते हैं। अब उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है चंद अदर मेथड्स भी हैं जिनको हम लोग अपनी हाइपोथेसिस में ऐड करके, इन आइडियाज को अपनी हाइपोथेसिस में ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे इंसान को, किसी भी दूसरे साइंटिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने हाइपोथेसिस की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अदर वेज कौन कौन से हैं जिनके जरिए हम लोग
अपने हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो अदर वेज की हम लोग हेडिंग देंगे बेटा इसमें। अदर वेज कौन कौन से हैं जिनके जरिए हम लोग अपने हाइपोथेसिस को मच स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। अब उन अदर वेज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो वे है बेटा इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन, इंट्यूशन या इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन बेटा एक ऐसा आइडिया है, हाइपोथेसिस के अंदर ऐड करेंगे आप लोग, एक ऐसी टर्म ऐड करेंगे, मतलब सपोज हम लोग कहते हैं हमारे सामने अगर कोई नेम लिया जाए ना, ऐसे कोई एनिमल का अगर नाम ले तो उसका नेम सुनते ही हम लोग क्या इमेजिन करते हैं? जैसे स्नेक है, अब स्नेक का नेम सुनते ही हम लोग क्या इमेजिन करेंगे? ठीक है, वो किस तरह की उसकी बॉडी, हालांकि हमने उसको देखा भी नहीं है तो भी हमारे माइंड में हमारी इमेजिनेशन किस तरह की होगी? हम लोगों ने उसके बारे में सुनी है, उसके बारे में कहानियां सुनी है। और उसके अलावा जैसे एक सिंपल से एग्जांपल और एक जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? हम लोगों ने अल्लाह ताला को तो नहीं देखा, लेकिन हम लोगों के सामने जब उसका नेम लिया जाता है, नाम लिया जाता है, तो हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन आ जाती है कि वो किस तरह की हस्ती होंगी। ऐसे ही अगर देखा जाए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम अगर हमारे सामने लिया जाए, हालांकि हम लोगों ने उनको देखा भी नहीं है, ऑब्जर्व भी नहीं किया, लेकिन हमारे सामने उनका नाम अगर लिया जाए तो, क्योंकि हम लोगों ने कुरान पाक में उनके बारे में पढ़ा है, हदीस में पढ़ा है उनके बारे में, उनका हुलिया पाक कैसा है, उनके काम करने का अंदाज क्या था, उनका तबलीग करने का अंदाज क्या था, वो सारे के सारे हम लोग इमेजिन कर लेंगे, जो सारी इंफॉर्मेशन उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ी है। तो कोई भी जब आप लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे, किसी भी चीज के बारे में आप लोग सोचेंगे, आपके सामने नाम लिया जाएगा तो हम लोग इमेजिन करने शुरू कर देंगे इस तरह की होगी। तो वही इमेजिनेशन को आप लोग हाइपोथेसिस में ऐड करेंगे तो ज्यादा जल्दी जो है हम लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे आपकी तरफ, आपके हाइपोथेसिस की तरफ। उसके अलावा दूसरा जो बेटा मेथड है इसका, दूसरा जो वे है वो है एस्थेटिक प्रेफरेंस। अब एस्थेटिक प्रेफरेंस क्या होती है? एस्थेटिक प्रेफरेंस, अब जिसको बेटा लोग पसंद करते हैं, मतलब अगर कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई एक स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब जाहिर बात है कॉमन लाइफ के अंदर हम लोग देखें तो अगर किसी भी कंपनी ने अपनी किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करना है तो उसके बारे में ऐसे फीचर्स लोगों को बताता है जिसके जरिए लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, जो लोगों को पसंद हो। जो उसके अंदर खामियां वो नहीं बताई जाती, बल्कि उसके अंदर जो खूबियां होंगी, जो उसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी, वो लोगों के सामने लेके आएगा ताकि लोग जल्दी उस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, उस हाइपोथेसिस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। तो आप लोगों ने जो भी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के हवाले से या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में कोई प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में आप लोग स्टडी कर रहे हैं, उसका कोई ऐसा फीचर लोगों को बताना है जो कि जिसको लोग सभी क्या करें, पसंद करें, एस्थेटिकली नेचुरली उसके अंदर लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएं। ये बात आप लोगों ने इसमें लाजमी लिखनी है हाइपोथेसिस के अंदर। फिर दूसरा बेटा वे होगा एस्थेटिक प्रेफरेंस का। थर्ड वन जो होगा बेटा, थर्ड वन हम लोग कहते हैं कि आप लोगों ने मतलब रिलीजियस आइडियाज या फिलोसफिकल आइडियाज उसमें लिखने हैं। अब जाहिर बात है अगर हम लोगों ने किसी को अपने साथ मिलाना है ना, किसी को अपने साथ मिलाने के लिए आप लोग करेंगे क्या? उसकी कोई भी जो कमजोर लड़ी है उसको छेड़ेंगे, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में जो उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसका यूज करते हुए आप लोग उसको ब्लैकमेल करेंगे और अपने साथ मिला लेंगे, फिर आपको कुछ नहीं कहेगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारी जो एक कमजोर लड़ी है, हमारा जो एक पावर है समझ लें, जिसकी वजह से हम लोग किसी से भी लड़ सकते हैं या किसी को भी अपने साथ मिला सकते हैं, वो क्या है? हमारा रिलीजन है, हमारा इस्लाम है, हमारा मजहब है। अब अगर कोई हमारे मजहब के हवाले से बात करेगा, अब जाहिर बात है मुसलमान का भाई है, कहीं भी दुनिया के अंदर मुसलमान जो हैं वो हमें पुकारेगा तो हम लोग लाजमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब वो किस चीज का यूज कर रहा है? वो हमारे मजहब का यूज कर रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजहब का लिबादा ओढ़ के दूसरे लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। अब हालांकि दूसरे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट तो हो जाते हैं क्योंकि उसने नेम ही ऐसा यूज किया है, उसने आइडिया ही ऐसा यूज किया है। तो आप लोग इस हाइपोथेसिस को बनाने में किस चीज का ज्यादा यूज करेंगे?
रिलीजन का, रिलीजियस आइडियाज का या फिलोसफिकल आइडियाज का यूज करेंगे तो इजीली लोग जो है आपके हाइपोथेसिस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वन, थर्ड वन जो है बेटा इसका वो कौन सा है, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज। उसके अलावा फोर्थ वन बेटा जो इसका वे है, फोर्थ वन कंपैरिजन एंड एनालॉजी। कंपैरिजन क्या है, जब जाहिर बात है आप लोगों का हाइपोथेसिस है, आप लोग अपने हाइपोथेसिस को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे, आप लोग अपने हाइपोथेसिस के अंदर कोई अच्छी प्रॉपर्टीज बताओगे ताकि उसकी तरफ ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो, दूसरे की कोई ना कोई कमी बताओगे ताकि उसकी तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट ना हो। तो फोर्थ वन जो वे होगा बेटा, कंपैरिजन एंड एनालॉजी। उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस के जरिए उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज के जरिए आप लोगों ने क्या कहते हैं ना उसको कंपेयर कर लेना है। लास्ट वन, आखिरी जो बेटा मेथड है, आखिरी जो वे है जिसके जरिए आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने हाइपोथेसिस लोगों को, वो कौन सा है, वो है बेटा उसमें अगर हम लोग बात करें तो डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग अदर थिंग्स। मतलब आप अपना काम कर रहे थे, उस काम करने के दौरान, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान, उस ऑब्जर्वेशन के दौरान कोई नई चीज आप लोगों को ऑब्जर्व देखने को मिल रही है, तो वो कौन सी होगी, कंपैरिजन या डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग्स while looking others या other things। दूसरी चीजों के बारे में ऑब्जर्व करते करते आपने क्या कर लिया है, नई चीज को डिस्कवर कर ली, तो वो लाजमी अपने हाइपोथेसिस के अंदर आप लोगों ने ऐड करनी है। अब ये सारा कुछ आप लोगों ने क्या कर लिया, अपना हाइपोथेसिस बना लिया बेटा। अब हाइपोथेसिस बनाने के बाद जब उस हाइपोथेसिस के ऊपर रिपीटेड एक्सपोजर होगा, रिपीटेड एक्सपोजर किसका हो रहा है, पॉसिबल फाल्सिफिकेशन, मतलब कोई इसको गलत भी साबित करने की कोशिश कर सकता है। तो जब हाइपोथेसिस आपने बना लिया अब उसको टेस्ट करने की बारी है। तो नेक्स्ट वन हम लोग हेडिंग देंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बेटा। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन थी, अब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की बारी है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। अब हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करना है, आप लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो मतलब अगर किसी भी हाइपोथेसिस को एक्सपोज किया जाए सीरीज ऑफ टेस्ट के ऊपर तो क्या होगा, तो आप लोगों के जो कॉन्फिडेंस है उस हाइपोथेसिस के हवाले से वो मजीद क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Exposure of hypothesis to series of tests। बहुत सारे टेस्ट उसके किए हैं आप लोगों ने और हाइपोथेसिस को एक्सपोजर दिया है उसका, तो क्या होगा, इफ इट इज अप्रूव्ड करेक्ट, अगर वो करेक्ट अप्रूव हो गया है तो क्या होगा, तो वो क्या कर लिया जाएगा, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, अब ये वाला जो हाइपोथेसिस है इसकी बिना पे आप लोग और नए से नए हाइपोथेसिस बनाओगे, देन न्यू हाइपोथेसिस विल बी फॉर्म्ड। नए से नए हाइपोथेसिस आप लोग, अब जाहिर बात है आप लोग जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, किसी हाइपोथेसिस को करेक्ट साबित करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कोई नई चीजें भी आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो जाहिर बात है पहला आपका आइडिया कुछ और था, अब उसके अंदर थोड़ी बहुत एडिशन करके आपने एक नया हाइपोथेसिस बना लिए। अब जब टेस्टिंग गोज ऑन, जब टेस्टिंग चलती रहेगी तो हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव होते रहेंगे, करेक्ट होते रहेंगे, एक्सेप्ट करते रहेंगे। देन उसके बाद लास्ट वन आखिरी में, अगर तो वो हाइपोथेसिस करेक्ट हो रहे हैं, उसको कोई गलत साबित नहीं कर रहा, तो क्या होगा, देन ये जो हाइपोथेसिस होगा वो क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। तो थ्योरी क्या है, असल में थ्योरी एक समझ लें कि ऐसा हाइपोथेसिस है जो कि एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद प्रूव हुआ है
और दैट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे हाइपोथेसिस को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरी का नाम देते हैं। तो लास्ट में हम लोग थ्योरी की डेफिनेशन लेके अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और अगला जो हमारा पार्ट होगा इंशाल्लाह वो कंटिन्यू रहेगा। हम लोग थ्योरी की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उसके हवाले से बात करेंगे, और साइंटिफिक लॉ क्या होता है उसके हवाले से बात करेंगे। तो लास्ट में थ्योरी को डिफाइन कैसे किया जाता है। थ्योरी एक ऐसा हाइपोथेसिस है जो कि जब एक्सपोज किया उसको आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, तो वो प्रूव्स करेक्ट एंड नेवर रिजेक्टेड, तो उसको बेटा हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कह देंगे, थ्योरी का नाम देंगे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो होंगे वो सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट दी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं, जब हाइपोथेसिस को वो सपोर्ट करेंगे बेटा, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त वो क्या हो जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। देन इट इज कॉल्ड थ्योरी। ठीक है, तो यहां तक ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने हाइपोथेसिस को बनाया कैसे जाता है, और इसके जो लिखने के, इसके अंदर जो डिफरेंट आइडियाज ऐड करने के जो वेज हैं वो हम लोगों ने पढ़े, और फिर हाइपोथेसिस कन्वर्ट कैसे हुआ, कब कन्वर्ट हुआ वो थ्योरी के अंदर। तो हमारा जो अगला पार्ट है बेटा होगा पार्ट नंबर 3 इसी लेक्चर का, उसके अंदर हम लोग थ्योरी के डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स उनके हवाले से बात करेंगे, और साइंटिफिक लॉ कैसे बनता है उसके हवाले से बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।